गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलकुश शर्मा। आज पेपर हैं, क्लास है बीए फर्स्ट ईयर हिंदी मीडियम पेपर सेकंड राजस्थान का भूगोल। गत वीडियो में हमने पढ़ा था कि राजस्थान की जो जलवायु है उसके बारे में संदर्भ में हमने बात की थी, और जलवायु के बाद में हमने बात की थी राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टी का हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। और जो मिट्टी का जो वर्गीकरण था वो दो आधार पर हमने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, परंपरागत एवं आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण था अमेरिकी कृषि विभाग के द्वारा वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं जहां पर जिस प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिस प्रकार का टेम्परेचर पाया जाता है, और जहां पर जिस प्रकार की वर्षा पाई जाती है, वर्षा, टेम्परेचर और मिट्टी के आधार पर उस क्षेत्र में वन संसाधन का विकास होता है। किसी भी क्षेत्र की जलवायु के अंतर्गत आर्द्रता, टेम्परेचर, वर्षा, ये सभी कारक उसके अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी को हम मिलाकर बोल सकते हैं वहां की जलवायु। किसी भी क्षेत्र की जलवायु वहां की वनस्पति को निर्धारित करती है कि वहां की वनस्पति कैसी होनी चाहिए। देश के बहुमूल्य संसाधनों में, कौन से संसाधनों में? बहुमूल्य संसाधनों में वनों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यदि हम भारतीय संसाधनों की यदि बात करते हैं तो भारत में वनों को बहुमूल्य संसाधन के रूप में माना जाता है। कौन से? बहुमूल्य संसाधन के रूप में माना जाता है। किनको? वनों को भारत में संसाधनों की दृष्टि से बहुमूल्य माना जाता है। इसके अलावा जो वनों की जो वनों के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। जलों के द्वारा, वनों के द्वारा भू संरक्षण, वनों के द्वारा भू संरक्षण, वनों के द्वारा भू संरक्षण, जल संरक्षण, भू संरक्षण, जल संरक्षण, इसके अलावा मरुस्थल और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए वनों का बहुत बहुत महत्व है। किन किन को? भू संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए, मरुस्थल को रोकने के लिए और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए वनों का बहुत बहुत महत्व है। इनके अलावा औद्योगिक विकास तथा कृषि विकास के लिए इनका होना महत्वपूर्ण है। तो मुख्य रूप से हम वन संसाधन का उपयोग भू संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए, मरुस्थल को रोकने के लिए, मरुस्थल को नियंत्रित करने के लिए, मरुस्थल को नियंत्रित करने के लिए, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए और औद्योगिक इकाइयों के लिए और कृषि विकास के लिए वनों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा हम जो वन संसाधन है इसको किस प्रकार परिभाषित करते हैं? देखिए, वन की परिभाषा क्या होती है। पौधों की विशेष जाति को, पौधों की विशेष जाति को जिनमें
वृक्षों का आधिक्य हो, किसका आधिक्य हो? वृक्षों का आधिक्य हो और अन्य पौधों और अन्य पौधे छत्ते की भांति उगते हूं। वन कहते हैं। देखिए वन किसे कहते हैं? वन की जो परिभाषा है जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अनुसार इस प्रकार की है, लेकिन जो अपनी डेफिनेशन होती है पेपर जब हम लोग करते हैं तो वो डेफिनेशन हमें याद भी रखनी पड़ती है और उसी डेफिनेशन को हम पेपर के अंतर्गत लिखते हैं। तो डेफिनेशन किसके अनुसार होनी चाहिए? डेफिनेशन अपने अनुसार होनी चाहिए। देखिए इनके अनुसार क्या है? पौधों की विशेष जाति को जिनमें वृक्षों का आधिक्य हो और अन्य पौधे छत्ते की भांति उगते हों, इन्हें हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। लेकिन अपनी परिभाषा क्या है? देखो, पौधों की विशेष जाति जिनमें वृक्षों की मात्रा अधिक हो। पौधों की विशेष जाति जिनमें वृक्षों की मात्रा अधिक हो और उनके नीचे घासों का पाया जाना हो, उन्हें ही हम वन कहते हैं। जिनमें पौधों की मात्रा अधिक पाई जाती हो, पौधों का घनत्व अधिक पाया जाता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। जिस क्षेत्र में पौधों का या वृक्षों का घनत्व अधिक पाया जाता हो, उस क्षेत्र को वन कहते हैं। उन क्षेत्रों को वन क्षेत्र कहते हैं। और जिनमें वृक्षों की अधिकता होती है उनको हम वन कहते हैं। ठीक है। और जिनके नीचे छोटे छोटे पौधे उगते हों और जो किसके समान हो? छत्ते के समान हो, उन्हें हम वन कहते हैं। जब हम जंगल में किसी जंगल में प्रवेश करते हैं तो उसमें बड़े बड़े पेड़ होते हैं और जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो उनके नीचे सूर्य की किरणें बहुत कम आ पाती हैं और उन पेड़ों के नीचे छोटी छोटी बेलें, छोटे छोटे पौधे हुए होते हैं, जिनमें हम यदि चलने की कोशिश करें तो उनमें हमारे से चला नहीं जाएगा। तो हम उन छोटे छोटे पेड़ पौधों को तोड़ते हुए साइडों में करते हुए आगे की ओर जाते हैं। तो इनको कहते हैं वन, जंगल कहते हैं। ठीक है। वन की परिभाषा दोबारा देखो, पौधों की विशेष जाति वह क्षेत्र जिसमें पौधों की विशेष जाति पाई जाती हो और जिसमें वृक्षों का घनत्व अधिक हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। अपनी परिभाषा देखो, वह क्षेत्र जिसमें वृक्षों का घनत्व अधिक हो, वृक्षों का घनत्व सर्वाधिक हो या अधिक हो, उन्हें हम वन क्षेत्र कहते हैं। अब देखो वन किसे कहते हैं? वन क्षेत्र किसे कहते हैं? पौधों की विशेष जाति, पौधों की विशेष जाति को हम क्या कहते हैं? जिसमें वृक्षों की मात्रा अधिक हो उसे हम कहते हैं वन।
लेकिन वन क्षेत्र किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जिसमें वृक्षों का घनत्व सर्वाधिक हो। किसी भी क्षेत्र में यदि वृक्षों का घनत्व अधिक है तो उस क्षेत्र को वन क्षेत्र कहते हैं। लेकिन हमारी परिभाषा के अनुसार वन किसे कहेंगे? पौधों की विशेष जाति जिसमें वृक्षों का घनत्व अधिक पाया जाए, उसे वन कहते हैं। ठीक है, यह थी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अनुसार, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अनुसार। ठीक, और ये है अपने अनुसार। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसमें जो वनों का प्रतिशत है वो है, इसको मैं हटा देता हूं एक बार। ठीक है, सबसे अधिक वन असम राज्य में और सबसे कम वन असम राज्य में लगभग 42% और पंजाब में लगभग 2.5%। राजस्थान में कुल क्षेत्र का 1.0% भाग सघन वन। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33.33% भाग पर वन होने चाहिए। ठीक, राजस्थान में कुल है 9.57% है। ठीक है, आगे क्षेत्रफल कितना है? 32,828.5 वर्ग किलोमीटर। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 10.41%। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान में है। ठीक है, भारत के कुल वन क्षेत्र का 1.8% है। राष्ट्रीय स्तर पर है कुल वन आच्छादित 22.8%।
प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर, प्रति व्यक्ति 0.2 हेक्टेयर वन। राज्य स्तर पर प्रति व्यक्ति वन, यह 0.072 हेक्टेयर। हेक्टेयर राज्य में कुल वनों का क्षेत्रफल है 37.63 सुरक्षित और 56.08% रक्षित और 6.29% खुले रूप में। खुले रूप में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जोधपुर नरेश ने 1901 में 1910 में योजना बनाई, ठीक। सबसे पहले उन्नीस सौ एक में शिकार एक्ट बनाया। उन्नीस सौ 88 में 33% भाग पर वन होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं यही है, देखिए हम बात करते हैं, ये मैंने जो शॉर्ट जो रूप हैं वो मैंने आप लोगों के लिए लिखवा दिए हैं। देखिए क्या है, अब ये जो है मैं पढ़ा रहा हूं वो ये है कि जो वन जो संपदा है वो भारत में और जो हमारा राज्य है राजस्थान में कितनी प्रतिशत है और कितना प्रतिशत होना चाहिए उनका अब हम अध्ययन करेंगे। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28। कितने राज्य हैं? वर्तमान में 28। क्यों हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। फिर बात करते हैं हमारे जो 28 राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा वन है, वनों का प्रतिशत क्षेत्रफल की दृष्टि से वो असम राज्य है। अब ये असम राज्य कहां है? ये असम राज्य है, ये जो भारत वाला जो पॉइंट है, ये जो भारत वाला पॉइंट है यहां पर ये असम राज्य स्थित है। फिर सबसे कम वन पाए जाते हैं कहां? पंजाब जो राज्य है राजस्थान के जस्ट ऊपर की ओर, गंगानगर के ऊपर की ओर, वो है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य में सबसे कम वन है 2.5% और सबसे ज्यादा असम में 4.2%। कहने का तात्पर्य क्या है? 42% वन यहां पे पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें राजस्थान में कुल क्षेत्र का 1.05% सघन वन पाए जाते हैं। अब ये सघन वन क्या है?
जिनमें लोग प्रवेश नहीं कर सकते, जिनमें जंगली जानवर पाए जाते हैं और जिनमें वनों का घनत्व अत्यधिक पाया जाता है, इसलिए इनको सघन कहते हैं। जैसे मेरे सर में बाल हैं, यदि मेरे सर में एक दो बाल ही होते तो उसको सघन बाल थोड़ी ना बोल देते। कौन से बाल? सघन बाल। सघन बाल कब बोलते हैं कि उस क्षेत्र में, मेरे सर वाले क्षेत्र में बहुत सारे बाल हों, इसलिए इसमें मेरे जो बाल हैं वो सघन रूप में है। इसी तरह बालों के रूप में ही किसी क्षेत्र में यदि वन पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो इस अवस्था को क्या बोलते हैं? सघन, यानी बहुत ज्यादा। और यदि उसमें पेड़ पौधे हैं तो सघन वन, यदि बाल है सर में तो सघन बाल। समझ गए? यदि जनसंख्या पॉपुलेशन है तो सघन जनसंख्या। तो जिस क्षेत्र में वनों का प्रतिशत अधिक पाया जाता है, वनों की संख्या यानी वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधे की संख्या अधिक है, तो उनको हम बोलते हैं सघन वन। और एक होते हैं विरल वन। विरल वन वे वन क्षेत्र जिनमें बहुत कम मात्रा में पौधे पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं विरल वन पाए जाते हैं। ठीक है? कितना प्रतिशत? 1.05% सघन वन पाए जाते हैं राजस्थान में। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, राष्ट्रीय वन नीति, अभी राष्ट्रीय वन नीति बनी थी 1988 में। अब ये जो 1988 में जो वन नीति बनी, उसमें कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का, मान लो भारत का क्षेत्रफल कितना था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक? उसका कितना प्रतिशत? 33%। 33% क्षेत्र में क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। किसके अनुसार? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार। ठीक? ये देखो 1988, ये रहा 1988 के अनुसार 33% भाग क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। लेकिन राजस्थान में जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है, उसमें राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.41% भाग पर। कितना? 10.41% क्षेत्रफल है टोटल। यदि भारत का क्षेत्रफल यदि हम देखते हैं तो भारत का क्षेत्रफल कितना होता है? उसका प्रतिशत है 10.41%। यदि 100% पूरे भारत का एरिया मान ले, उसमें 10.41% किसका है? वो राजस्थान का है। अब राजस्थान का ही क्यों है ज्यादा? क्योंकि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसमें जो भारत का टोटल क्षेत्र में से 10.41 है, तो राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल में से, अब राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल आप लोगों को बताया हुआ है 3 लाख। कितना? 3 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर के लगभग हमारा क्षेत्रफल पाया जाता है। 3,42,239 ये हमारा क्षेत्रफल है। 342 कितना है? 342 लाख वर्ग किलोमीटर। 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 3,42,000 वर्ग किलोमीटर में से भारत में कुल क्षेत्रफल कितना है वनों का? 9.57% है। ये वनों का क्षेत्रफल है भारत में, राजस्थान जो राज्य है उसका। ठीक है? यदि एरिया में निकाल देते हैं 3.57% को, तो 32,828.7 वर्ग किलोमीटर ये हमारा क्षेत्रफल होता है वनों का राजस्थान के अंतर्गत। प्रतिशत पूछे 9.57%, क्षेत्रफल पूछे 32,828.5 वर्ग किलोमीटर हमारा क्या है? क्षेत्रफल है वनों की दृष्टि से। भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% राजस्थान क्या रखता है? क्षेत्रफल रखता है। और भारत के कुल वन क्षेत्र का 1.8% रखता है। यदि भारत में 100% यदि वन है तो 100 में से कितना रखता है राजस्थान? 1.8%। पूरे भारत का कितना रखता है? 1.8% वनों का क्षेत्रफल रखता है। इतने वन हमारे राजस्थान में पाए जाते हैं, 1.8%। यदि हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर कुल वन आच्छादित जो क्षेत्र पाए जाते हैं, पूरे भारत में जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो है 22.8% है। होने कितने चाहिए? होने चाहिए 33%। 1988 वन नीति के अनुसार भारत में 33% वन होने चाहिए, लेकिन भारत में है कितने? लगभग 22.8% वन हमारे भारत में पाए जाते हैं। और
उनके कितने प्रतिशत है? 1.8% भाग पर जो राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति, यदि राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम प्रत्येक व्यक्ति के खाते में यदि वन डाल दें कि इस व्यक्ति के इतने वन आते हैं, तो भारत की पॉपुलेशन है लगभग, ये आंकड़े हैं 2011 के अनुसार, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पॉपुलेशन थी 121 करोड़। यदि 121 करोड़ लोगों में पूरे वन के क्षेत्रफल को यदि बांट दें तो 0.2 हेक्टेयर वन, 0.2 हेक्टेयर वन एक व्यक्ति के खाते में आते हैं। यदि 100 रुपए का यदि नोट है और 100 रुपए के नोट को यदि हमें विभाजित करना है भारत की पॉपुलेशन के अनुसार, कि किसके अनुसार? भारत की पॉपुलेशन के अनुसार, तो 121 का यदि भाग देंगे हम लोग किसमें? 100 में, तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 0.2 हेक्टेयर वन हमारे एक व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे। यानी कि एक व्यक्ति के खाते में 100 रुपए में से कितना आएगा? 0.02 रुपए। ऐसे तो टोटल वन क्षेत्र कितना आ जाएगा? 0.2 हेक्टेयर वन प्रत्येक व्यक्ति के, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आ जाएगा। वो व्यक्ति इतने वनों का उपयोग कर सकता है। ठीक है। राज्य स्तर पर प्रति व्यक्ति वन, यदि राजस्थान की जनगणना लगभग 6.5 करोड़ के करीब है, तो राजस्थान में पाए जाने वाले वन हैं उनका यदि प्रतिशत निकालकर प्रत्येक व्यक्ति के खाते में डालें तो 0.072 हेक्टेयर वन किसके खाते में आ जाएंगे? राजस्थान के एक व्यक्ति के खाते में ये आ जाएंगे 0.072 हेक्टेयर वन राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में। और यदि पूरे भारत की बात करें तो 0.2 हेक्टेयर वन किसके खाते में आ जाएंगे? भारत के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में। यदि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के खाते में कितने वन आएंगे? 0.072 हेक्टेयर वन आ जाएंगे। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार, आंकड़े हैं 2011 के अनुसार। अब बात करते हैं कुल वनों का 37.63%। यदि टोटल वन कितने हैं? 22.8% यदि भारतीय वन है और राजस्थान में है 9.57% वन है, तो यदि भारत की यदि बात करते हैं तो भारत में सुरक्षित वनों का, सुरक्षित का मतलब है जिसमें मानव उनका उपयोग नहीं कर सकता, उनमें केवल जीव जंतु जंगली जानवर रहते हैं, उनमें काट छाट करने की मानव को कोई परमिशन नहीं होती, उन्हें कहते हैं सुरक्षित वन। यह 37.63% भाग पर है, भारत के 37.63% भाग पर वनों का सुरक्षित क्षेत्र पाया जाता है और 56.08% पर रक्षित वन पाए जाते हैं। रक्षित वन का तात्पर्य होता है जिनके द्वारा हम सूखी लकड़ियां एकत्रित कर सकते हैं, जिनमें भेड़ बकरियां चरा सकते हैं, लेकिन सुरक्षित में न भेड़ चरा सकते न बकरियां चरा सकते, उसके अंदर ही जाना मना है। और सुरक्षित में क्या, रक्षित में क्या होता है? इसमें हम आवश्यकता के अनुसार लकड़ियां, सूखी लकड़ियां ला सकते हैं, लेकिन पेड़ को नहीं काट सकते। इसमें गाय, इसमें बकरियां, भैंस पालन आदि कर सकते हैं, चरा सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सुरक्षित। फिर आते हैं खुले रूप में, जो हमारे खेतों में जो वन पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो खुले के अंतर्गत आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य है निजी। अब ये वन कितने हैं? 6.29% खुले रूप में राजस्थान में पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत? 6.29% खुले रूप में पाए जाते हैं। सबसे पहले वनों को काटने का, वनों के प्रति नीति बनाने का, वनों को उन्मूलन करने से पहले उनको रोकने के लिए जो नीति बनाने का कार्य किया है जोधपुर के नरेश ने 1910 में योजना बनाई। सबसे पहले राजस्थान में 1910 में जोधपुर नरेश ने योजना बनाई। फिर 1901 में उसी क्षेत्र में शिकार एक्ट बनाया गया। शिकार का मतलब है कि वह जंगलात क्षेत्र, वह वनीय क्षेत्र जिसमें शिकार करना बंद कर दिया हो, वो 1901 में। और 1910 में योजना बनाई गई किसकी? वन नीति बनाई गई सबसे पहले जोधपुर नरेश के द्वारा, सबसे पहले। और फिर 1988 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, 1947 में जब संविधान लागू हुआ, 1950 में। फिर बात आते हैं 1988 की, तो 1988 में जो वन नीति बनी उसके अनुसार भारत में
33% यानी उसके कुल क्षेत्रफल के 33% भाग पर क्या होना निर्धारित किया, वन होना निर्धारित किया। तो सबसे पहले राजस्थान में जोधपुर के नरेश 1910 में योजना बनाई। कौन सी योजना? वनों को सुरक्षित रखने की योजना बनाई। यदि आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो इसके बाद में हम बात करते हैं जो है वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। क्या? वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो वनस्पति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो जलवायु कारक हैं, भौतिक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं, मानवीय कारक हैं। इनमें सभी कारकों को हम सम्मिलित करते हैं। जो भी मुख्य मुख्य होंगे हम उनकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर हमें समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो अपने सुझाव इस पे लिख कर भेजना। ठीक है। मेरे हिसाब से लगभग मैंने सही सही पढ़ाया है। फिर भी यदि कई बच्चों के समझ में नहीं आया होगा तो वो कमेंट करके बता सकते हैं या फिर कॉलेज में आके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है। अब पॉइंट आता है वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 प्राकृतिक कारक। नंबर 2 जलवायु कारक। नंबर 3 जैविक कारक। नंबर 4 मुख्य रूप से ये 3 ही कारक होते हैं। 4 में सांस्कृतिक कारक हो गया, मानवीय कारकों को, इनको मुख्य रूप से हम जैविक कारक के अंतर्गत ले लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक कारक की। अब प्राकृतिक कारक में आता है उच्चावच। प्राकृतिक कारक के अंतर्गत आता है उच्चावच और जलवायु कारक के अंतर्गत आता है तापमान, आर्द्रता, वर्षा, मुख्य रूप से जैविक कारक में आते हैं पशु, जीव जंतु और मानव। और प्राकृतिक कारक के अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं एक और बता देता हूं मैं। उच्चावच के बाद समुद्र से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई आदि, इतने ही कारक मुख्य हैं जिनको हम पढ़ लेंगे तो हमारी प्राकृतिक वनस्पति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक कारक के बारे में। प्रकृति के द्वारा जो मानव को जो व्यवस्था प्रदान की गई है उस व्यवस्था के द्वारा यदि वनों को यदि प्रभावित किया जाता है, इस प्राकृतिक अवस्था के द्वारा यदि वन प्रभावित होते हैं तो उनको हम कौन से कारक कहते हैं? प्राकृतिक कारक। और प्राकृतिक कारक प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। देखिए, मान लो राजस्थान की जो वर्तमान स्थिति है, जो राजस्थान की वर्तमान स्थिति है, राजस्थान का मानचित्र बना देता हूं मैं, जैसा है उसको समझने की कोशिश करना।
ठीक है, ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है। ये जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक का मतलब है जो पहले से ही है, ये हमारी अरावली पर्वतमाला है। नाम लिख देता हूं, अरावली पर्वत माला। ठीक, ये है मरुस्थल। कौन सा? पश्चिमी मरुस्थल। ये क्या है? मैदान। ठीक है, ये क्या है? मैदान, और ये है पठार। देखिए, प्रकृति का मतलब है जो हमारे जन्म के बाद पहले से ही, हमारे जन्म के पहले से ही किसी भूभाग पर पहले से ही निर्मित हो, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक कारक। और उनके द्वारा यदि वन प्रभावित होते हैं तो उनको रखते हैं वे कारक जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, और जिनके द्वारा वन संसाधन प्रभावित होता है तो उनको हम कह सकते हैं वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख कारक है प्राकृतिक कारक। देखिए, यदि ये मरुस्थल है, यदि ये मरुस्थल है और ये अरावली पर्वतमाला, ये मैदान, ये पठार है, ये हमारे जन्म से पहले की अवस्था है। जिस भी रूप में ये विकसित हुए होंगे वो कौन सा कारक हुआ? प्राकृतिक कारक हुआ। ये जिस अक्षांश में और जिस देशांतर में स्थित हैं, अब देखो अक्षांश क्या होते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर खींचे जाने वाली वे अक्षांशीय रेखाएं हैं जो अपने गोलाकार गोलार्ध बनाती हैं। वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं, जो भूमध्य रेखा के समकक्ष होती हैं। यदि यहां से पूर्व से पश्चिम के मध्य, यदि इनका देशांतरीय विस्तार ही प्रकृति द्वारा निर्धारित है, ये अक्षांशीय विस्तार ये क्या है? प्रकृति द्वारा निर्धारित है। यदि इन क्षेत्रों में प्रकृति के द्वारा ही मरुस्थल बनाया हुआ है, मैदान बनाए हुए हैं, अरावली पर्वतमाला बनाई हुई है और पठार बनाए हुए हैं, तो ये तो प्रभावित ही करेंगे वनस्पति को। यदि स्वभाव से ही मरुस्थल है तो उसमें वनस्पति कैसे विकसित होगी? नहीं होगी। मरुस्थल कब क्यों है ये? क्योंकि इस वाले क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक है, वर्षा की न्यून मात्रा है, और न्यून मात्रा होने के कारण यहाँ पे क्या है? आर्द्रता कम है। तो यदि जिस क्षेत्र में बरसात ही नहीं होगी, टेम्परेचर बहुत अधिक गिरेगा, तो वनस्पति कैसे विकसित होगी? और यदि वनस्पति विकसित नहीं होगी तो वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक मुख्य हो गया? प्राकृतिक कारक हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। यदि प्रकृति चाहे तो इसको बदल सकती है, और प्रकृति नहीं चाहे तो इसको नहीं बदल सकती। तो ये किसमें आ गया? प्राकृतिक कारक। यदि ये अरावली पर्वतमाला बनी हुई है तो जब प्रकृति का निर्माण हुआ होगा तो उसी समय ये पर्वतमाला बनी हुई होगी। प्रकृति चाहे तो इसको खत्म कर सकती है, प्रकृति नहीं चाहे तो इसको उत्थान कर सकती है। तो ये जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो हमारी अरावली पर्वतमाला है, इसको किसी मानव ने थोड़ी ना बनाया है। इसलिए को मानव ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? प्रकृति ने स्वयं ने इसको बनाया है, और स्वयं ने इसलिए बनाया है। तो ये अरावली किसी न किसी रूप में वनस्पति को प्रभावित तो करती होगी। क्या पत्थर पर पेड़ उग सकता है? क्या नहीं उग सकता। यदि पत्थर पे पेड़ नहीं उग सकता तो मरुस्थल इस अरावली पर्वतमाला में पत्थर ही पत्थर है, तो पत्थर अधिक होने के कारण अरावली पर्वतमाला में पेड़ों की कमी पाई जाती है। तो ये वनस्पति को प्रभावित कर रहा है या नहीं कर रहा? कर रहा है। यदि ये मरुस्थल कर रहा है, अरावली भी प्रभावित करिए, तो मैदान भी इसको प्रभावित करने का काम करते हैं, और पठार भी। ठीक है, तो प्राकृतिक कारकों में ये जो देश है, ये जो राज्य है, किन अक्षांशों के मध्य स्थित है और इसमें किस प्रकार की यहाँ पे स्थलाकृति पाई जाती है, वो ही इसको प्रभावित करने का कार्य करते हैं प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारकों में पहला लिया उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है भौतिक स्वरूप कैसा है, वो पर्वतीय है या मरुस्थलीय है, वो मैदानी है या पठारी है। यदि पर्वतीय है तो वनस्पति का विकास कम होगा, यदि मरुस्थलीय है, बरसात नहीं होती, तो वनस्पति का विकास कम होगा। इस प्रकार ये प्राकृतिक कारक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जलवायु है कारक। जलवायु में सबसे ज्यादा प्रभावित कारक होता है तापमान।
तापमान के अलावा वर्षा होती है, और वर्षा वहीं होती है जहां पे आर्द्रता अधिक होती है। तो आर्द्रता, वर्षा और तापमान किसको प्रभावित करते हैं? वनस्पति को प्रभावित करते। जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिरता हो 50 डिग्री सेल्सियस और वर्षा बिल्कुल कम होती हो, तो वहां पे वनस्पति का विकास नहीं होगा। लेकिन टेम्परेचर भी अधिक गिरता हो, बरसात भी अधिक गिरती हो, ह्यूमस भी अधिक होती हो या आर्द्रता भी अधिक होती हो, उस क्षेत्र में वनस्पति का विकास सघन मात्रा में होता है। जैसे भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय वन इसके उदाहरण होते हैं। अब बात करते हैं जैविक कारक है। जैविक कारकों के अंतर्गत जीव जंतु और मानव को सम्मिलित किया जाता है। यदि मानव चाहे तो जंगलों को समाप्त कर सकता है, और मानव चाहे तो जंगलों को वापस यानी उत्थान कर सकता है, वापस वनस्पति का विकास कर सकता है। पशु चाहे तो किसी भी वृक्ष को या किसी भी छोटे पौधे को खा सकता है, उसको तोड़ सकता है। तो यदि किसी जंगल में यदि पशुओं को चराना अधिक कर दें तो उस जंगल की अवनति होना प्रारंभ हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है? वो वनस्पति को प्रभावित करने का कार्य करता है। क्या मानव नहीं करता? मानव करता है। किसी पेड़ को खोद कर ही निकाल दे तो क्या वहां पे पेड़ उगेगा? उगेगा तो सही, लेकिन उसको उगने में बहुत समय लग जाएगा। यदि मानव ईंधन की लकड़ी के लिए वनों को साफ कर दे तो क्या वहां पे वनस्पति प्रभावित नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? वहां पे वनस्पति प्रभावित हुई। कौन से कारक में आ जाता है ये? जैविक कारकों में। यदि मानव या जीव जंतुओं के द्वारा वहां पे पाई जाने वाली वनस्पति को यदि प्रभावित किया जाता है, अब प्रभावित किस प्रकार कर सकते हैं? या तो वो वनस्पति पेड़ पौधे और लगा दे, या फिर जो लगे हुए उनको सल्टा दे, यानी उनको खत्म कर दे। तो प्रभावित करता है कौन है? ये जैविक कारक हैं। तो वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्य रूप से है प्राकृतिक कारक, जलवायु कारक और जैविक कारक मुख्य रूप से आते हैं। अब बात करेंगे हम इससे आगे जस्ट वनों का भौगोलिक वितरण। यदि बात हमारी कंप्लीट हो जाती है तो इसके आगे हम टॉपिक चलाते हैं वनों का भौगोलिक वितरण। अब वनों का भौगोलिक वितरण है जो राजस्थान की उच्चावचीय स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और इससे गुजरने वाली जो कर्क रेखा है, जो काल्पनिक रेखा है, उसके आधार पर हमारे यहाँ वनों का वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा वर्गीकरण यहाँ पे होने वाली बरसात, यहाँ पे गिरने वाले टेम्परेचर के आधार पर भी किया जाता है। देखिए राजस्थान की जो जलवायु है वो उष्ण प्रकार की जलवायु है। यहाँ पे गर्मी बहुत गिरती है, इसलिए ये जलवायु कैसी है? उष्ण प्रकार की। हमारे यहाँ सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब वो वन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि भारत के जो देश है उसमें पाए जाने वाले जो राजस्थान जो राज्य है वहां पे सभी प्रकार के उच्चावचीय स्थान पाए जाते हैं। सभी प्रकार के उच्चावचीय निरूपण पाए जाते हैं। तो सभी प्रकार के उच्चावचीय निरूपणों में सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि हमारे ऊंचे से ऊंचा स्थान भी है और यहाँ पे मरुस्थल भी है। तो जो आगे वाला जो टॉपिक है वो हम कल करेंगे, और टॉपिक का नाम क्या रहेगा इसमें? वनों का भौगोलिक वितरण। वनों का भौगोलिक वितरण। इस पॉइंट को आप लोग देखना, और देखने के बाद में इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे आगे वाली क्लास में। तब तक हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे। ठीक है? नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना, और यदि समझ में आ गया भी हो तो भी बताना, और नहीं समझ में आया है तो भी बताना, लेकिन पढ़ना जरूर। ठीक है? वनों का भौगोलिक वितरण अगली वाली क्लास में हम करेंगे। ठीक है? धन्यवाद।